मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास पहला आदेश अध्याय 6 दीवारें और विज्ञान। पहला आदेश दीवारें और विज्ञान। सर्दियों की आश्चर्यभूमि 0.0000। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 6 दीवारें और विज्ञान। अनुवादक लेगे। संपादक लेगे। स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक था जो क्लास देता था। उसका नाम था झांग जिंगलिन। ज्यादातर लोगों को लगा कि शिक्षक बुद्धिमान है और उसे सब कुछ पता है। हालांकि रेन शियासु को हमेशा संदेह रहता था क्योंकि लोग अलग अलग पेशों में माहिर होते हैं, जिसका मतलब है कि लोग आमतौर पर सिर्फ कुछ चीजों में ही अच्छे होते हैं। तो श्री झांग का सर्वज्ञ होना कैसे संभव हो सकता है? रेन शियासु हमेशा से ही अन्य लोगों से अलग रहा है क्योंकि उसे अपने सामने आने वाले सवालों पर विचार करना पसंद था। बाद में श्री झांग के पाठों को सुनकर उसे पता चला कि इसे द्वंद्वात्मक तर्क के रूप में जाना जाता है। यान लियुआन कभी कभी हैरान हो जाता था क्योंकि रेन शियासु अक्सर श्री झांग जिंगलिन के विचारों का विरोध करता था। फिर भी जब भी उसके पास खाली समय होता था वह कक्षाओं में भाग लेने के लिए वापस आता रहता था। दोपहर की क्लास के दौरान रेन शियासु ने यान लियुआन को विशेष रूप से जश्न मनाने के लिए बाहर बुलाया। ये किसी और कारण से नहीं था बल्कि इस तथ्य का जश्न मनाने के लिए था कि वह भविष्य में याद से सबक सुनना शुरू कर सकता है। आमतौर पर जब वह दीवारों पर बैठता था तो वह कक्षा से बहुत दूर होता था और उसे जो पढ़ाया जा रहा था वह स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता था। झांग जिंगलिन को कक्षा के दौरान खिड़कियां बंद रखना पसंद था क्योंकि उसे डर था कि बाहर का कोई भी शोर छात्रों को प्रभावित करेगा और उनका ध्यान भटकाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रेन शियासु कक्षा के बाहर से उनकी बातें सुन रहा है तो उन्होंने उसके लिए एक खिड़की खुली छोड़ दी। और अब वह रेन शियासु को भी आंगन में आने दे सकता है। इस अराजक दुनिया में रहते हुए कई छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि वे ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि इसलिए कि भविष्य में उनकी शादी आसानी से हो सके। ये बात खास तौर पर उन लड़कियों के लिए सच थी जो स्कूल जाती थी क्योंकि अक्सर उनकी शादी अच्छे परिवारों में होती थी। इस पीढ़ी में साक्षर होना और 3 अंकों की गणना करना प्रभावशाली बात थी। हर कोई जीवित रहने की कोशिश में व्यस्त था, इसलिए जब भोजन की कमी हो तो कौन परवाह करता कि आप सुसंस्कृत हैं या नहीं। इसलिए ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, न कि इसलिए कि उनके पास उनके लिए कोई दीर्घकालिक योजना थी। इस बस्ती में भी गरीब और अमीर लोग थे। जहां भी लोग थे तुलना अपरिहार्य थी। यान लियुआन ने देखा कि रेन शियासु किराने की दुकान में फिल्टर्ड सिगरेट खरीदने गया था। बूढ़े वांग ने गर्व से बताया कि उसकी सिगरेट में कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है और यह धूम्रपान के लिए बहुत सुरक्षित है। एक सिगरेट की कीमत 20 युआन प्रति स्टिक है, जो बहुत महंगी है। यान लियुआन ने संदेह से पूछा, भाई तुम सिगरेट क्यों खरीद रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपके शिक्षक ने मुझे याद से उनके पाठ सुनने की अनुमति दी। भले ही मुझे ट्यूशन फीस न देनी पड़े, फिर भी मुझे अपना आभार प्रकट करना चाहिए। रेन शियासु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मिस्टर झांग को धूम्रपान करना पसंद है। जब भी कोई रेन शियासु के साथ अच्छा व्यवहार करता तो वह भी उसके प्रति दयालुता दिखाता। जब सभी लोग स्कूल के निर्देशों का पालन कर रहे थे तो उन दोनों ने झांग जिंगलिन के पास जाने का मौका लिया। वह कुछ तली हुई गोभी खा रहा था, तभी रेन शियासु ने उसे सिगरेट पिलाई। झांग जिंगलिन ने इसे स्वीकार्य नहीं किया। हालांकि उसने यान लियुआन को अपने से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया। जब तुम अभी भी बड़े हो रहे हो तो सिगरेट का धुआं अंदर लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रेन शियासु ने उन्हें धन्यवाद दिया। मुझे अपने पाठों में भाग लेने के लिए यार्ड में आने के लिए धन्यवाद सर। ओह, झांग जिंगलिन ने घर पर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली माचिस से सिगरेट जलाई। फिर वह खुश होकर एक सांस में धुआं छोड़ गई। आपके जैसे क्लास में शामिल होने वाले छात्र दुर्लभ हैं। आप सर्वोत्तम तो क्लास में शामिल हो सकते हैं। भविष्य में आप दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ये बहुत सुंदर है। रेन शियासु ने कहा, गुरुजी, मेरा एक सवाल है। बोलो। संभवतः इस तथ्य के कारण कि झांग जिंगलिन को संभवतः ही कभी धूम्रपान करने का मौका मिला था, उसने रेन शियासु द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का बुरा नहीं माना। शिक्षक, आपने पहले कहा था कि प्रलय से पहले मनुष्य के पास बहुत सारी तकनीकें थीं। जब हम मनुष्य नष्ट नहीं हुए थे तो वे तकनीकें फिर से क्यों नहीं आईं? झांग जिंगलिन ने रेन शियासु की ओर देखा। प्रलय के बाद कुछ समय तक मनुष्य इस बात का ध्यान नहीं रख पाता कि वे कितने समय से अराजकता में बह रहे थे। हर दिन जीवित रहना ही काफी था, इसलिए किसी ने ज्ञान प्राप्त करने और विद्वान व्यक्ति बनने की जहमत नहीं उठाई। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ जानकारी डेस्क होगी, है ना? अगर हम उन्हें सीख लें तो क्या हम सभ्यता में जल्दी वापस नहीं लौट सकते? रेन शियासु ने सोचा। झांग जिंगलिन ने अफसोस जताते हुए कहा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी खो गई है। मैं आपसे चिंतित हूं। अगर मैं आपको हवाई जहाज बनाने के लिए निर्देश दूं तो आप इसे क्या बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी यह करना सीखा हो। हालांकि अनुपूरक होने से बहुत समय बच सकता है, फिर भी मुझे शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी, रेन शियासु ने कहा। यह सही है, हर कोई शुरुआत से ही शुरुआत कर रहा है। झांग जिंगलिन ने अपनी सिगरेट के बचे हुए आधे हिस्से को देखा। उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह ये तय कर रहा था कि उसे धूम्रपान जारी रखना है या नहीं। उसने सिगरेट का बचा हुआ आधा हिस्सा बाद में पीने के लिए बचाने का इरादा किया था। लेकिन अगर उसने रेन शियासु और यान लियुआन के सामने सिगरेट पी ली तो क्या यह उसकी बदनामी नहीं होगी? रेन शियासु को अभी भी संदेह था। इतने सालों में कोई भी व्यक्ति डेस्कटॉप पर फिर से शोध और ज्ञान का निर्माण कैसे नहीं कर सकता था? झांग जिंगलिन ने कहा, जिन लोगों ने प्रयास किया वे सभी भूख से मर गए। क्या वह सारा ज्ञान रचनात्मकता के दौरान खो गया होगा? रेन शियाओजू इसे स्वीकार नहीं कर सका। झांग जिंगलिन ने इस बार रेन शियासु को अप्रत्याशित रूप से देखा और स्पष्ट रूप से कहा, वे कुछ ही लोगों के व्यवसाय में हैं। बस बहुत हो गया, झांग जिंगलिन ने कहा, इस मामले को आगे मत बढ़ाओ, क्लास का समय हो गया है। रेन शियासु ने झांग जिंगलिन को आखिरी सवाल पूछा, गुरुजी, गढ़ की फाइल कब बनाई और उन्हें क्यों बनाया? झांग जिंगलिन ने बताया, प्रलय के बाद जंगली जानवरों का आतंक फैल गया। बहुत समय पहले यहाँ कीड़ों का भी प्रकोप था।
ऐसे में इंसानों को खतरे से बचने के लिए ऊंचे पहाड़ बनाने पर मजबूर होना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन भले ही जानवर विकसित हो गए हों, लेकिन वे वास्तव में मनुष्यों पर हमला नहीं करते। रेन शियासू इस बारे में चिंतित थे। बंदर अभी भी सर्वाहारी थे और गौरैया अभी भी अनाज खाना पसंद करती थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि वे मनुष्यों को अपना भोजन बनाने की सक्रिय कोशिश करती। गढ़ 113 में जिस घेरे में मानवता रह रही थी, वहां अधिकांश क्रूर जानवरों को वास्तव में उसके बाहर अलग थलग कर दिया गया था। किसी गढ़ की संख्या ज्यादा होती है, वह जगह बहुत ही खतरनाक होती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध गढ़ 178 में हर साल कई लोग घायल होते थे, क्योंकि वे अपने इलाके से जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश करते थे। इस बीच स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 को एक अंतर्देशीय क्षेत्र माना जाता था। जंगल में अभी भी कई खतरे छिपे हुए थे, जैसे भेड़ियों का झुंड जिसका सामना उसने पहले किया था। हालांकि उन पर पाना असंभव नहीं था, तो फिर इंसानों की इतनी बड़ी सभा वाली जगह पर इतनी ऊंची मूर्ति क्यों बनाई गई? झांग जिंगलिन ने गुमराह करते हुए कहा, जब तक बाहर खतरा बना रहेगा, जीविका चलाने के लिए गढ़ पर निर्भर रहना होगा। इस तरह गढ़ को सस्ते श्रम की एक बड़ी ताकत मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि गधों को नियंत्रित करने वाले संगठनों में उन खतरों को खत्म करने की क्षमता नहीं है? मनुष्य के पास मौजूद अग्नियास्त्र और विस्फोटक आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन वे उन्हें खत्म क्यों करना चाहते हैं? वे संगठनों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। रेन शियाओजू गहरी सोच में डूब गया। हालांकि वह अपनी उम्र से कहीं अधिक विकसित थी, फिर भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसने अनुभव नहीं किया था। इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। यही कारण था कि वह ज्ञान के लिए इतनी प्यासा थी। झांग जिंगलिन ने आगे कहा, वे मिले नहीं गिराएंगे। दीवारों के पीछे निहित स्वार्थी समूह उस गढ़ को क्यों छोड़ देंगे जो उन्हें स्वभाव वर्ग श्रेष्ठता देता है? लेटेस्ट नॉवेल्स के लिए नोवेल BNCOM देखें। झांग जिंगलिन फिर कपड़े बदलने के लिए गया। रेन शियासू ने पूछा, गुरुजी, आपने अपना कपड़ा क्यों बदला? आपके पिछले कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। झांग जिंगलिन ने अपना कॉलर ठीक किया और कहा, मैंने जो सेट पहले पहना था उसमें सिगरेट के धुएं की बदबू आ रही है। अगर छात्रों को इसकी गंध आ जाए तो यह उनके लिए अच्छा नहीं है। यान लियुवान के मन में उसका प्रति सम्मान बढ़ गया, लेकिन रेन शियाओजू को अचानक थोड़ा दुख हुआ। तो फिर मेरे लिए इसे मुहरना ठीक है। ऐसा नहीं था कि आपने मुझे अभी आपसे दूर होने के लिए कहा था, है ना? झांग जिंगलिन ने बहुत देर तक सोचा, चले जाओ। अचानक रेन शियासू ने अपने मन में महल से फिर से एक आवाज सुनी, खोज, ज्ञान की प्यास कभी भी बुरी चीज नहीं होती। लेकिन आपको जो कुछ भी सीखना है उसे दूसरे लोगों को भी सिखाना होगा। रेन शियाओजू दंग रह गया। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि इस खोज में उसे क्या करना है। दोपहर की क्लास के दौरान छात्रों को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि रेन शियासू, जो उनसे कुछ साल बड़े थे, दरवाजे के बाहर खड़े थे। इससे कई चैनलों ने अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। झांग जिंगलिन को छात्रों का ध्यान आकर्षित करने से पहले कई बार ब्लैकबोर्ड पर मारे गए। उन्होंने कहा, मैं दोपहर की कक्षा में जीवन रक्षा के बारे में पढ़ाऊंगा। ये वर्तमान युग था और स्कूल की विशिष्टताएं न केवल कला और विज्ञान उन्नति से आती थीं, बल्कि जीवन रक्षा की शिक्षा भी देती थीं। हालांकि झांग जिंगलिन को ये पाठ पढ़ते समय हमेशा परेशानी होती थी, क्योंकि उन्हें जंगल में रहने का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए इस पाठ का अधिकांश भाग केवल अतीत से संरक्षित पुस्तक में लिखी बातों के अनुसार ही पढ़ा जा सकता था। झांग जिंगलिन ने कक्षा में छात्रों की ओर देखा। कक्षा में ध्यान से सुनो और सुनो। ऐसा मत सोचो कि खतरा बहुत दूर है। अभी तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद की रक्षा करना सीखना होगा। आज के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि अगर भेड़ियों के झुंड का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए। कक्षा में अध्ययनों को वास्तव में उत्तरजीविता के पाठ सुनना सबसे अधिक पसंद था। अन्य विषय अभी भी उनकी वर्तमान आयु वर्ग के लिए थोड़े उब चुके थे, जबकि उन्हें उत्तरजीविता के पाठ में सबसे अधिक रुचि थी। कक्षा में शांति छा गई। झांग जिंगलिन ने रेन शियासू की ओर देखा, जो दरवाजे पर खड़ा होकर पाठ सुन रहा था। तुम वहां हो, हमें बताओ कि जब तुम जंगल में भेड़ियों के झुंड का सामना करते हो तो तुम क्या करते हो? रेन शियासू ने जवाब देने से पहले कुछ सोचा। मैं धरती से घिरी एक चट्टान खोजने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वह एक शुभ दफन भूमि के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होगी। झांग जिंगलिन आश्चर्यचकित था। अध्याय 7, स्थानापन्न शिक्षक। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। रेन शियासू के जवाब से झांग जिंगलिन अवाक रह गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि रेन शियासू भी इस समय इस बारे में सोच रहा था। क्या उसने वह सब नहीं सिखाया जो वह जानता था? खोज अभी भी पूरी क्यों नहीं हुई? क्या उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में कुछ त्रुटि हो सकती है? गुरुजी, रेन शियासू ने गंभीर स्वर में कहा, आपने शायद नहीं देखा होगा कि जंगल में भेड़िए कितने बड़े होते हैं। शहर के ज्यादातर लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा या उनसे नहीं जूझा होगा, लेकिन मैंने देखा है। भेड़ियों के झुंड का जिक्र मत करो। अगर मैं सिर्फ एक अकेले भेड़िए से भी भिड़ जाता तो भी नतीजा वही होता। जहां भी दफनाना चाहो चुन लो। शुरू में रेन शियासू ने सोचा कि झांग जिंगलिन उसका खंडन करेगा। आखिरकार जिस तरह से उसने सवाल का जवाब दिया, उससे शिक्षक के अधिकार और गरिमा पर असर पड़ेगा। हालांकि झांग जिंगलिन ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, आप भविष्य के पाठों के लिए कक्षा में बैठ सकते हैं। आप अब से जीवित रहने के पाठ भी पढ़ाएंगे। पहली बार स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 के बाहर स्थित कस्बे के स्कूल को एक स्थानापन्न शिक्षक मिला। हालांकि रेन शियासू ने कक्षा में इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जंगल में अकेले भेड़िए या भेड़ियों के झुंड का सामना करने के बावजूद वह कैसे बच गया। खोज पूरी हुई। 1.0 शक्ति प्रदान की गई। दिन के अंत तक रेन शियासू को अभी भी अपने पास मौजूद बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल का उपयोग करने का अवसर नहीं मिल पाया था। वह स्कूल गया क्योंकि उसे अधिक ज्ञान प्राप्त करना पसंद था, लेकिन झांग जिंगलिन के पास जो ज्ञान था वह फिलहाल उसके जीवित रहने के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। रेन शियासू की पहली प्राथमिकता अभी भी जीवित रहना था। इसलिए यदि वह कौशल स्क्रॉल का उपयोग नहीं कर सकता तो उसके लिए यह साबित करना असंभव होगा कि उसके दिमाग में सब कुछ पूरी तरह से उसकी अपनी कल्पना द्वारा बनाया गया था। हालांकि रेन शियासू इंतजार करता रहा, क्योंकि उसे लगा कि अभी भी एक और खोज दी जाएगी।
फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब उसने एक और खोज पूरी कर ली थी और उसे 1.0 शक्ति वृद्धि के साथ पुरस्कृत किया गया था। यह एक बहुत ही सीधा आंकड़ा था और रेन शियासु इसे अपने शरीर में महसूस कर सकता था। वह अपने कपड़ों के नीचे अपनी मांसपेशियों को थोड़ा बड़ा होते हुए महसूस कर सकता था। यह एक वास्तविक अलौकिक घटना थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र 10वें सेकंड में अचानक अतिरिक्त मांसपेशियों की ताकत हासिल नहीं कर सकता था। इससे रेन शियासु को पूरा यकीन हो गया कि उसका माइंड पैलेस वास्तव में एक अद्वितीय प्रकार का कौशल था। इससे रेन शियासु बहुत खुश हो गया। दरअसल उसे बहुत पहले ही इस बात पर बहुत खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे डर था कि यह सब सच न हो जाए। एक नियमित शिकारी को अपने शरीर से बहुत परिचित होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वे कितना उठा सकते हैं और कितनी तेजी से और कितनी जोर से मुक्का मार सकते हैं या चाकू से वार कर सकते हैं। इसलिए रेन शियासु ने तुरंत अपनी नई ताकत का मूल्यांकन किया। अगर औसत वयस्क पुरुष की ताकत रेटिंग 3.0 थी, तो रेन शियासु की ताकत रेटिंग 2.5 थी। चूंकि वह सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसका एक वयस्क से कमजोर होना स्वाभाविक था। वह इतने सालों तक इस शहर में अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए जिंदा रह सका क्योंकि वह निर्दयी, सतर्क और शांत था। चूंकि उसकी ताकत औसत वयस्क पुरुष से अधिक थी, इसका मतलब था कि इस बंजर भूमि में उसके जीवित रहने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई थी। स्कूल के बाद यान लियुआन ने उत्साह से कहा, भाई, अब जब आप स्थानापन्न शिक्षक बन गए हैं, तो शायद आप भविष्य में हमारे शहर के शिक्षक के रूप में श्री झांग की जगह लेंगे। रेन शियासु ने कुछ देर रुककर कहा, वास्तव में ऐसा लगता है। श्री झांग ने भी एक स्थानापन्न शिक्षक के रूप में शुरुआत की थी। पुराने शिक्षक के निधन के बाद ही उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। हाँ, शहर में हर कोई जानता है कि जो भी स्थानापन्न शिक्षक बनेगा, वह किसी दिन स्कूल की कमान संभालेगा। इसके बारे में सोचो, श्री झांग ने तुम्हें कक्षा में आने की अनुमति दी और तुम्हें स्थानापन्न शिक्षक भी बनाया। वह निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हें अपने स्थान पर रखने के बारे में सोच रहे हैं। यान लियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर शहर के लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो उन्हें अगली बार हमारे साथ अधिक सम्मान से पेश आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, रेन शियासु ने सोचा और कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वह धूम्रपान करने के लिए और अधिक सिगरेट पाने की उम्मीद करता है। यान लियुआन ने रेन शियासु को घूरते हुए कहा, भाई, क्या तुम गंभीर हो? वास्तव में अगर मैं वास्तव में स्कूल टीचर बन जाऊं तो ये बुरा विचार नहीं है। रेन शियासु ने कहा, जब मुझे ये पद मिल जाएगा तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। इस तरह तुम स्कूल टीचर बन जाओगे, है ना? रेन शियासु ने वास्तव में कभी स्कूल शिक्षक बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस पेशे से घृणा करता था। अगर वह इससे घृणा करता तो वह यान लियुआन को यह पद सौंपने के बारे में नहीं सोचता। इसके बजाय उसे लगा कि वह इस पेशे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर भविष्य में उसे वास्तव में गढ़ में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला, तो जंगल ही एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां वह वास्तव में रह सकता है। रेन शियासु एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहा था जहां वह चलते चलते यान लियुआन को स्कूल टीचर की नौकरी सौंप देगा, लेकिन उसने यान लियुआन की गति धीमी होते नहीं देखी। रेन शियासु की पीठ को देखते हुए यान लियुआन ने एक अवर्णनीय भावना का अनुभव किया। इस युवक का हाथ अभी भी पट्टियों में बंधा हुआ था और यद्यपि उसकी जुबान तीखी थी, फिर भी वह हमेशा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ छोड़ जाता था। जब रेन शियासु ने पलटकर देखा कि यान लियुआन काफी पीछे रह गया है, तो वह चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। आ रहा। गढ़ के बाहर फैक्ट्री की चिमनियों से लगातार सफेद धुआं निकल रहा था। जैसे जैसे ढलता सूरज उनकी पीठ पर पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जीवन में चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घर वापस लौटते समय रेन शियासु और यान लियुआन ने अचानक लोगों के एक समूह को घर से बाहर आते देखा। समूह में लगभग 14 लोग थे और उनमें से आधे ने सभी रंगों के आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, जबकि बाकी आधे लोग गढ़ 113 के पर्यवेक्षकों द्वारा सच्ची निजी सेना की लड़ाकू वर्दी पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह यात्रा सैनिकों के साथ होगी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह जिंग पर्वत जैसी जगह पर जाने की हिम्मत की। इन लोगों को वास्तव में युद्ध कौशल वाले दिशा निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो रास्ता जानता हो। हालांकि रेन शियासु ने यह नहीं माना कि निजी सैनिक मजबूत थे क्योंकि वे गढ़ 113 के पर्यवेक्षकों द्वारा समर्थित थे। वास्तव में उन्होंने शायद ही कभी इन निजी सैनिकों को गढ़ में लड़ते हुए देखा होगा, इसलिए यह अभी भी गंभीर मुद्दों को जन्म दे सकता है क्योंकि उनके पास किसी वास्तविक युद्ध का अनुभव भी नहीं हो सकता है या उन्होंने पहले खून नहीं देखा होगा। रेन शियासु ने कुछ निजी नागरिकों को फिल्टर सिगरेट पीते देखा, जो शायद शहर में ही कभी देखी जाती थी। सिगरेट के धुएं की खुशबू सी गंध फेल। रेन शियासु को एक अजीब सी गंध साफ साफ महसूस हो रही थी। उसे पुराने वांग की बात याद है कि फैक्ट्रियों में दी जाने वाली कई सिगरेटों में लोगों को नशे की लत के लिए नशीली दवाएं मिली जाती हैं। रेन शियासु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि निजी सैनिक ऐसा धूम्रपान क्यों करते हैं, जबकि उनके अनुसार उनका मन साफ था। उन्होंने देखा कि लोग इन सिगरेटों को पीकर पागल हो जाते हैं और निजी सैनिक केवल उच्च गुणवत्ता वाली सिगरेट ही पीते दिखते हैं। धीरे धीरे शहर में भीड़ जमा हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के चेहरे इतने साफ थे कि शहर के लोगों के चेहरे से उनका चेहरा बिल्कुल अलग था। भाई, क्या गढ़ में पानी इतना खतरनाक है कि वे हर दिन अपना चेहरा धो लेंगे? यान लियुआन ने अपनी आंखों में चमक के साथ पलकें झपकाईं। उनसे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चेहरे पर मौजूद ईमानदार हमारी त्वचा के लिए एक विशेष रिटर्न की तरह काम करती है। रेन शियासु ने बिना कोशिश की ही भरोसा किया। लेकिन आज उन लोगों के उस समूह में एक अनोखी उपस्थिति देखी गई। एक लड़की थी जिसने इतनी सारी टोपी पहन रखी थी कि उसे यह नहीं पता चल पाया कि वह कितनी उम्र की है। वह नवीनतम सामान्य कपड़े पहने हुए थे जो ढीले लेकिन फिट लग रहे थे। रेन शियासु ने उस पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसे लगा कि वह जंगल में किसी जानवर से जुड़ा हुआ हो। इन लोगों में कुछ तो झलकती थी और रेन शियासु ने अपने प्रेम पर भरोसा किया। रेन शियासु और यान लियुआन वहीं रुक गए और दूर से देखने लगे। उन्हें थोड़ा बहुत पता था कि लोगों का यह समूह प्राचीन वान की दुकान से किसी बात के बारे में पूछताछ कर रहा था। व्युंग वान को जोर से कहते हुए सुन सकते थे, यदि आप सभी जिंग पर्वत पर जा रहे हैं तो आपको रेन शियासु की तलाश करनी चाहिए।
उसके बिना आप निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा जंगल में भेड़िए भी हैं। मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ कि आप उस रास्ते से न जाएं? निजी सेना के एक सिपाही ने मजाकिया लहजे में कहा, जब वे हमारी बोतल की आवाज़ सुनेंगे तो वे डर जाएंगे। हमें उनकी चिंता क्यों करनी चाहिए? रेन शियाओजू हैरान रह गया। तो क्या आप वाकई में भगत एक वाले कब्जे से थे? ये संभवतः ऐसे जंगली जानवरों की स्वभाव प्रवृत्ति के कारण था। उसने पहले कभी अग्न्यास्त्र नहीं देखा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष सच बोल रहा है या नहीं। हालांकि कुछ संदेह अभी भी बने हुए थे। निजी सेना के एक अन्य सदस्य ने पूछा, रेन शियासु कौन है? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युद्ध में कितना कुशल है, जब तक उसे रास्ता पता है। ओह, रेन शियासु शहर में सबसे अच्छे शिकारी के रूप में प्रसिद्ध है। वह ज्यादातर चलने को जानता है, इसलिए यदि आप उसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बूढ़ा वांग मुस्कुराया और बोला, मेरे शब्दों पर विश्वास करो, वह निश्चित रूप से सही विकल्प है। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये सब सुनकर रेन शियासु ने देखा कि यान लियुवान को दूर ले गया। क्या ओल्ड वांग का बेटा भी आपकी क्लास में है? वह मोटा बच्चा। यान लियुवान ने उस पर चौंकते हुए कहा, भाई, अतः उसके परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। रेन शियासु ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह इस मुद्दे से दूर रहना चाहती थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा वांग इस रहस्यमयी बैंड के लिए खुद की सिफारिश करेगा। अध्याय 8, उसके दिमाग में सचमुच कुछ गड़बड़ है। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। जैसे जैसे रात होती गई, शहर के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। घरों में रहने वाले लोग अपने दरवाजे बंदूले थे, जबकि झुग्गियों में रहने वाले लोग पक्के दरवाजों के पीछे छिप जाते थे। शाम को जब रेन शियासु वापस आया तो उसने सुना कि रबर फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी को काम से लौटने के बाद चाकू घोंपकर मार दिया गया है। कहा जाता है कि किसी को उस आदमी की पैसे बचाने की आदत के बारे में पता चल गया था, इसलिए किसी के मन में बुरी नियत आ गई थी। शहर के लोग एक दूसरे की देखभाल करने के लिए साथ रहना पसंद करते थे। दोस्त, भाई और जोड़े एक साथ रहते थे और रात भर बारी बारी से पहरा देते थे। एक तरह से इससे उन्हें सुरक्षा का बेहतर एहसास होता था। इसी तरह रेन शियासु और यान लियुवान ने भी शुरुआत में एक साथ मिलकर काम किया था। लेकिन कुछ लोग उन लोगों के शिकार बन गए जिनके साथ उन्होंने साझेदारी की थी। अपराधी प्रायः दूरदर्शी होते थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता था कि उनके साथियों को नुकसान पहुंचाने के बाद कोई भी उन पर कभी भरोसा नहीं करेगा। इस तरह अकेले पड़े अपराधियों का आमतौर पर बुरा अंत होता था। रेन शियासु अपनी झोंपड़ी में बैठा और अपने हाथ से पट्टी खोली। जब उसने घाव की हालत देखी तो वह भौंचक्का रह गया। घाव के आसपास का मांस लाल और सूजा हुआ था। ये सूजन का संकेत था। जब उसने ऊपर देखा और यान लियुवान को चलते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथ पर पट्टी फिर से पकड़ ली। भाई, तुम्हारी चोट कैसी है? यान लियुवान ने पूछा। ये ठीक है, रेन जियासु ने शांति से कहा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे देखने दो, यान लियुवान ने कहा, क्योंकि उसने उस पट्टी को हटाने की कोशिश की थी जिसे रेन शियासु ने अभी अभी फिर से लपेटा था। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। रेन शियासु ने यान लियुवान को दूर धकेल दिया। अगर हालत खराब हुई तो मैं जाकर दवा खरीदूंगा। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने पिछली बार इसे सहने की कोशिश की थी, यान लियुवान ने पीड़ा में कहा। रेन शियासु ने आह भरी। चिंता मत करो, मैं अपने जीवन को मजाक नहीं मानता। प्रकृति में शिकारी आमतौर पर सनक में आकर शिकार पर नहीं जाते थे, क्योंकि वे एक सिद्धांत को समझते थे, यदि उन्हें देर से भी चोट लग जाए तो यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता था। यदि जानवर भी इसे समझ सकते हैं तो रेन शियाओजू कैसे नहीं समझ सकते हैं? अरे भाई, कुर्सी के नीचे 2 आलू छिपे हुए हैं। ओह, यहाँ 3 गोलियां भी हैं। क्या ये वही एंटी इन्फ्लेमेटरी गोलियां नहीं हैं जिन्हें आप आज खरीदना चाहते थे? ये बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी हमने स्टोर पर देखी थी। यान लियुवान हैरान था। क्या तुमने उन्हें वहां रखा है? नहीं, रेन शियासु ने तीनों क्लिक को देखते हुए अपना सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से सूजन रोधी गोलियां हैं। तो बड़ी बहन शियाओयू ने ही उन्हें वहीं रखा होगा। वह अकेली थी जिसे मैंने तुम्हारी चोट के बारे में बताया था। यान लियुवान ने आलू को भेंट करते हुए रेन शियासु को दिया। बड़ी बहन शियाओयू तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? रेन शियासु ने पहले सोचा। तुम सच में अपना रुख जल्दी बदल लेते हो, है ना? जब वह हमें कुछ खाने देती है तो तुम उसकी बुराई करते हो, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो तुम उसकी बुराई करने लगते हो। हे, यान लियुवान ने शोर मचाते हुए आलू चबाया। उन्हें आमतौर पर रात का खाना नहीं मिलता। रेन शियासु ने कहा कि किसी को भरपूर नाश्ता और पूरे दोपहर का खाना खाना चाहिए, लेकिन रात में खाना शरीर के लिए बुरा है। ये कहावत प्रलय से पहले से चली आ रही है। उत्साहित रेन शियासु को पता चला कि वर्तमान में किसी भी रात का खाना न खाने का कारण यह है कि वे गरीब हैं। भाई, रेन शियासु ने पलटकर देखा। उसने अचानक देखा कि यान लियुवान ने अपना सिर नीचे कर लिया था और थोड़ा उदास लग रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तब भी याद है जब आप पिछले साल भेड़ियों के झुंड द्वारा हमला किए जाने के बाद यहाँ वापस आए थे? किसी ने हमें गुप्त रूप से कुछ दवा दी थी जिससे उस कठिन परिस्थिति से बचने में मदद मिली, यान लियुवान ने कहा। बेशक मुझे याद है, मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहा हूँ कि वह व्यक्ति कौन था, रेन शियासु ने कहा। बड़ी बहन शियाओयू ने भी शायद हमें वे गोलियां दी थीं, यान लियुवान ने कहा। गोलियां छिपे की जगह बिल्कुल वही है। रेन शियाओजू सोच में पड़ गया। अचानक रेन जियासु ने बाहर से गर्व की आवाज सुनी। बहुत से लोग थे। रात में शहर की सड़कों पर लोगों का घूमना बहुत दुर्लभ था। लेकिन रेन शियासु ने पहले ही यह सोचा था कि वे कौन थे और उनका मकसद क्या था। इस बार बैंड को जिन पहाड़ों से उठने की आवश्यकता थी, इसका कारण ठीक वैसा ही था जैसा कि रेन शियासु ने भविष्यवाणी की थी। निजी सेना के सैनिक वास्तव में दूसरे मिशन पर थे। स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 के पर्यवेक्षकों को कुछ जानकारी मिली थी जो साबित करती है कि जिंग पर्वत वास्तव में पृथ्वी की परिस्थितियों के एक गंभीर टेक्टोनिक आंदोलन के बाद बने थे। इसलिए इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रलय से पहले की कोई चीज अभी भी वहां जा सकती है। हो सकता है। ग्रुपे को ओल्ड वान की चॉइस की दुकान से रेन शियासु के बारे में पता चला था।
हालांकि उन्हें उनकी मानसिक बीमारी के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य स्रोतों से भी पूछा और लगभग सभी को लगा कि रेन शियासु उनके दिशानिर्देश के रूप में कार्य करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था। उनमें से कुछ तो ये भी सोच रहे थे कि आखिर इस रेन शियासु में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उसे शहर में इतना मशहूर बना दिया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने आगे की जिज्ञासा जारी रखी। अंत में उन्हें एक स्पष्ट उत्तर मिला। रेन शियासु यहाँ का एकमात्र व्यक्ति था जो भेड़ियों के हमले से बच गया था और फिर भी जिंदा वापस शहर पहुंच गया था। पिछले साल जब रेन शियासु शिकार के बाद शहर लौटी तो वह लगभग मौत के मुंह में थी। भेड़ियों ने अपने पंजों से उस पर जो घाव किए थे उनके शरीर खून से लथपथ थे। शहर के लोग चाहे कितने भी क्रूर क्यों न हो, वे मरते हुए युवाओं के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। हर कोई किसी न किसी तरह से अवसाद से देख रहा था। हालांकि सभी ने सोचा था कि रेन शियासु उस रात निश्चित रूप से मर जाएगी, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से बच गई और अब तक अच्छी तरह से जी रही है। बैंड के सदस्य ये जानते हुए भी रुचि रखते थे कि वह यूट्यूब कैसे बचा। गंगवांग ने गुमराह करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से यान लियुवान की वजह से था, जो नशे के बल पर भोजन की भीख इंसानों के लिए घर घर जाती थी। अंत में रेन शियाओजू बच गया। ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने उसे कोई दवा दी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। शहर में हर कोई जानता था कि रेन शियासु उस कठिन परीक्षा से बच गया था, लेकिन उस दिन से उसके सिर में बीमारी भी रहने लगी। वैसे वान फोगुई के एक व्यक्ति ने साथ आकर पूछा, उसके सिर में कुछ गिरना है से आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं है, मैं तो बस यही कह रहा था, बगीचे वांग ने घूमते हुए कहा। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है। देखो, उसका घर ठीक सामने है। बूढ़ा वांग रात में बादलों पर चलने का साहस करता था जब वह घर से आकर इन महत्वपूर्ण लोगों के साथ होता था। इस समय वह ऊंची आवाज में कहती थी कि वह शहरवासियों को बताना चाहती थी कि वह बूढ़ा वांग गढ़ के इन महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक शानदार रिश्ता है। जियाओजू, जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारे पास लोग हैं, बूढ़ा वांग हंसते हुए चिल्लाया। अचानक झोंपड़ी का पर्दादार दरवाजा एक तरफ फेंक दिया गया। रेन शियासु ने खुशी से वांग के हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, बधाई हो, पिता और बच्चा दोनों ठीक हैं। बच्चे का वजन 3.24 किलोग्राम है। बूढ़ा वांग अपने ही बैंड और निजी सेना के सैनिक के साथ भी अजीबोगरीब था। बैंड के एक सदस्य ने रेन शियासु को इशारा किया और ओल्ड वांग को देखा। जब वह मानसिक रूप से इतना बीमार है तो आप उसे ठीक कैसे कह सकते हैं? इसके अलावा पिता और बच्चे दोनों ठीक हैं से उसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? उस बैंड के सदस्य ने गुस्से से कहा, वांग फोगुई, क्या तुम जानते हो कि हमारे झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है? क्या यही तुम्हारा नाम है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बैंड के सदस्य पीछे मुड़े और चले गए। वे महान रेन शियाओजू से कुछ उम्मीदें रखते थे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि वह सिर्फ एक पागल था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शहर के लोगों ने कहा कि रेन शियासु के सिर में कुछ बुरा है। तो क्या उसने जो कहा वह सच? अध्याय 9। अगर कोई बात तुम्हें समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। रेन शियासु अपनी झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर बैंड को जाते हुए देख रहा था। बूढ़ा वांग अभी भी उनके पास खड़ा था और उनसे माफी मांग रहा था। हालांकि रेन शियासु के सिर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। कृपया मुझे समझाने दें। बैंड के सदस्य ने उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। वान फोगुई, मैं तुम्हें मेरे लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने के लिए 6 घंटे दे रहा हूं। भले ही इस बच्चे में कुछ भी गलत न हो, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम भोर में ही निकल जाएंगे, इसलिए हमारी योजना को खराब मत करना। रेन शियासु झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर खुशी से खड़ा था और इस हंगामे को ऐसे देख रहा था जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही न हो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से टोपी पहने लड़की ने मुड़कर उसकी ओर देखा। रेन शियासु को अचानक लगा कि उसे भांप लिया गया है। वह टोपी के नीचे बैठी लड़की के चेहरे के भाव भी नहीं देख पाया, फिर भी उसे महसूस हुआ कि किसी कारणवश उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रेन शियासु ने अवचेतन रूप से अपने कौशल दोहराव स्क्रॉल को सक्रिय किया और उसका उपयोग किया। महल से एक आवाज आई, लक्ष्य के कौशल में से एक को यादृच्छिक रूप से कॉपी किया जाएगा। यादृच्छिक रूप से कॉपी किया गया। बेतरतीब ढंग से कॉपी किया गया लक्ष्य का आग्नेयास्त्र कौशल। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? हाँ। कौशल दोहराव स्क्रॉल को गायब होते देख रेन शियासु ने सोचा कि अगर उसने इसे नहीं सीखा तो ये बर्बाद हो जाएगा। सीखना सफल रहा। आपने उन्नत आग्नेयास्त्र प्रवीणता में महारत हासिल कर ली है। 1 मिनट रुको, क्या मुझे बुनियादी स्क्रॉल नहीं मिला? मैंने उन्नत आग्नेयास्त्र प्रवीणता कैसे हासिल की? क्या मुझे ज्यादा से ज्यादा बुनियादी स्तर पर कोई कौशल नहीं सीखना चाहिए? रेन शियासु ने मन ही मन सोचा। स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल के केवल 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल है, जिसका उपयोग आप किसी भी उन्नत और निम्न कौशल को सीखने के लिए कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का स्क्रॉल मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल है, जिसका उपयोग आप मास्टर स्तरीय कौशल सीखने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते आपने कौशल का उन्नत स्तर भी प्राप्त कर लिया हो। लक्ष्य की महाशक्तियों की नकल करने का भी मौका है, महल से आवाज ने उत्तर दिया। रेन शियासु ये जानकर दंग रह गया कि वह किसी और की महाशक्तियों की नकल भी कर सकता है। फिर उसे लड़की की याद आई और उसने पूछा, क्या तुम मुझे उस लड़की के आग्नेयास्त्र कौशल का स्तर बता सकते हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, ये जानकारी उजागर की जा सकती है यदि यह ऐसा लक्ष्य है जिससे आपने जानकारी प्राप्त की है। उसकी आग्नेयास्त्र कौशल प्रवीणता का स्तर क्या है? गुरुजी। उत्तम। बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल से यूजर को टारगेट का कोई रैंडम बेसिक या एडवांस स्किल सीखने की अनुमति मिलती थी। इस बीच मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल से मास्टर लेवल स्किल सीखने की अनुमति मिलती थी, बशर्ते वह खास स्किल एडवांस लेवल पर हो। यहां तक कि दूसरे पक्ष की सुपर पावर सीखने का मौका भी मिलता था। इन पट्टियों का पूरा महल ही बनाया गया था। यद्यपि महल ने सफलता के अवसर के बारे में कुछ बताया था, परंतु रेन शियासु को अन्य लोगों की महाशक्तियों को सीखने की संभावना पर थोड़ा उत्साह हुआ। रेन शियासु और यान लियुवान ने एक बार चर्चा की थी कि क्या कुछ महाशक्तियां दूसरों से बेहतर होती हैं। कुछ लोग जन्म से ही लड़ाकू होते हैं, जबकि अन्य अल्पकालिक कामजोर पैदा होते हैं।
रेन शियासु जैसे व्यक्ति को जंगल में रहने की आवश्यकता थी। उसे लगा कि एक आक्रामक महाशक्ति अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि यान लियुवान का कौशल भाग्य के तत्व पर निर्भर था, इसलिए वह युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। इसलिए रेन शियासु अपने विश्वास पर अड़े रहे कि केवल विभिन्न प्रकार की महाशक्तियां थीं, कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं था। लेकिन अब एक ऐसा कौशल जो किसी और के कौशल की नकल कर सके, ये कितना श्रेष्ठ था। हालांकि रेन शियासु उस लड़की को टोपी पहने देखकर हैरान था। जब रेन शियासु ने उन्नत अग्नियास्त्र दक्षता प्राप्त की तो अग्नियास्त्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी उसके दिमाग में आ गई। ऐसा लगा जैसे ज्ञान उसके अंदर समा गया हो। उसे विषय के बारे में सहज ज्ञान हो गया। उनके पास न केवल अग्नियास्त्रों के विभिन्न पहलुओं, उनके वियोजन, रखरखाव और प्रयोग का ज्ञान था, बल्कि उनमें प्रभावित करने की सहज क्षमता भी थी। रेन शियासु को तो ये भी पता था कि हर तरह की बंदूक की कितनी रिकॉइल होती है। यदि वह अभी भी बंदूक थमा दी जाए तो वह उन्नत अग्नियास्त्र ज्ञान से लैस हो जो उसने हासिल किया था, तो वह किसी पेशेवर से अलग नहीं होगा जिसे सालों तक प्रशिक्षण लिया हो। संरचना के संबंध में 100 मीटर की दूरी पर 9.5 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन्नत अग्नियास्त्र दक्षता के लिए मानक प्रतीत होता है। इससे रेन शियासु को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अभी तक खुश होने की हद तक नहीं। अंततः उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। उससे भी अधिक हैरानी इस बात से हुई कि उसके दिमाग ने लड़की के अग्नियास्त्र कौशल को पूरी तरह सही माना था। रेन शियासु ने यह भी कल्पना नहीं की थी कि मास्टर स्तर का कौशल कितना अद्भुत था, और यह उपलब्धि तो दूर की बात थी कि यदि वह इस कौशल में निपुण हो गया तो वह क्या कर सकता है। वह जैसा कोई व्यक्ति किसी बैंड में क्या था। ऐसा लग रहा था कि निजी सेना के उन सैनिकों और बैंड के सदस्यों को पता ही नहीं था कि उनके समूह में ऐसा आतंक मौजूद है। रेन शियासु को पहले ही यह एहसास हो गया था कि हर कोई उसके साथ समूह के एक सामान्य सदस्य की तरह व्यवहार करता है। लड़की ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि रेन शियासु उसके रहस्य तक पहुंचने के लिए ऐसे रहस्यमय तरीकों का इस्तेमाल करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने इस समूह में शामिल होने से बाहर निकलकर अपने मिशन के लिए एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उसी समय रेन शियासु को किसी और के रहस्य के बारे में पता चलने पर बहुत खुशी मिली। भाई, तुम उसकी पीठ को क्यों गिरते रहते हो? यान लियुवान ने झोंपड़ी से अपना सिर बाहर निकालकर पूछा। रेन शियाओजू कान से कान तक मुस्कुराया। उसने पलटकर यान लियुवान को देखा। जब वह अधिकार के साथ एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करने वाला था, तुरंत बगल के दरवाजे का पर्दा उठ गया। एक महिला ने पूछा, पीछे कौन है? कहाँ? यान लियुवान और रेन शियासु दंग रह गए। जो व्यक्ति बगल की झोंपड़ी से बाहर आया वह शियाओ निकला। यान लियुवान ने सोचा, बड़ी बहन शियाओयू, आप अगले दरवाजे वाली झोंपड़ी में क्यों हैं? शियाओयू ने अपने बालों में कंघी की और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आ गई हूँ और अब से तुम्हारे पड़ोसी रहूंगी। यहाँ रहने वाला 3 लोगों का परिवार कहाँ है? यान लियुवान ने पूछा, वे कहाँ चले गए? शियाओयू ने बताया, मैंने उनके साथ घर बदल लिया। यान लियुवान ने रेन शियाओजू को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, भाई, बड़ी बहन शियाओजू ने इस बार बड़ा निवेश किया है। वहीं के घर में रहती थी। रेन शियासु ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे करके सीधे क्यूली में वापस चला गया। यान लियुवान ने भी अपने सिर वापस शुल्क में वापस लाने से पहले शियाओयू को देखकर मुस्कुराया। भाई, तुम अभी भी कुंवारी हो, है ना? यान लियुवान ने पूछा। रेन शियासु ने यान लियुवान को देखा और कहा, लियुवान, चूंकि तुम अब युवा नहीं रहे, इसलिए मैं इस बारे में बढ़ना चाहता हूँ। कृपया अपडेट करें novel.com। यान लियुवान सीधा बैठ गया और गंभीर हो गया। ठीक है भाई, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। इससे पहले कि यान लियुवान अपनी बात पूरी कर पाता, रेन शियासु ने उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन यान लियुवान को गुस्सा नहीं आया। वह बस हंसता रहा। तुम वाकई बहुत बोल्ड हो गई हो, है ना? रेन शियासु ने बिस्तर बिछाया और कहा, बड़ी बहन शियाओयू को भड़काने की पूरी कोशिश मत करो और हमारी जोड़ी बनाने की कोशिश मत करो। हम खुद को भी नहीं संभाल सकते तो हमें दूसरों की चिंता करने का समय कहाँ से मिलेगा? ठीक है, यान लियुवान ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। लेकिन उसने हमें कुछ आलू और दवाइयाँ दी और वह तुम्हारे बारे में भी बहुत चिंतित है। क्या तुम उसे अनदेखा करने जा रहे हो? रेन शियासु ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इंसान होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदार होना और स्पष्ट विवेक रखना है। लेकिन अगर हमें कभी अपने विवेक में कोई तकलीफ महसूस हो तो हमें खुद को ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। यान लियुवान उलझन में था। जब रेन शियासु ने बोलना शुरू किया तो यान लियुवान उनसे व्याख्यान सुनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब तक रेन शियासु ने बोलना समाप्त किया, यान लियुवान और अधिक अचंभित हो गया। शायद रेन शियासु भी ऐसा ही था। इस तरह के युग में रेन शियासु जैसा व्यक्ति संभवतः अधिक लोगों से बेहतर तरीके से जीवित रह सकता है। हालांकि यान लियुवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि रेन शियासु किस तरह का व्यक्ति था। रेन शियासु का लगातार परेशान होना और सतर्क रहना अतीत में कई जख्मों से मिले सबक और अनुभव के कारण था। हालांकि यान लियुवान को पता चला कि रेन शियासु ने अभी भी कुछ बातें जो वह कहना चाहता था उन्हें छुपाकर रखा है। अध्याय 10 साइड क्वेस्ट। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। इस बार हल्की के बाहर से एक कर्कश आवाज आई। यह उनके नए पड़ोसी शियाओयू की ओर इशारा कर रही थी। शियाओ, मुझे तब पता चला कि तुम यहाँ तब आए हो जब मैं अभी तक मिलने आया था। मैं तुम्हारे लिए सिगरेट लाया हूँ। रेन शियासु और यान लियुवान ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने शियाओयू को ये कहते हुए सुना, मैं अब उस तरह की सेवा प्रदान नहीं करता। हाँ, ऐसा लगा जैसे उस कर्कश आवाज वाले व्यक्ति ने कुछ अजीब बात सुन ली हो। अगर तुम अब ऐसा नहीं करोगे तो तुम कैसे जिंदा रहोगे? भविष्य में ऐसा सिगरेट कौन देगा? मुझे छोड़ दो। शियाओयू गुस्सा में लग रहा था। उन दोनों के बीच मारपीट होने लगी थी। कुछ फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कपड़े तैयार किए गए हों। जब यान लियुवान ने रेन शियासु की तरफ देखा तो उसने देखा कि रेन शियासु अभी भी भौहें सिकोड़े हुए थे। फिर वह फुसफुसाते हुए बोली, भाई, जाकर उसकी मदद करो। रेन शियासु खड़ा हुआ और उसने अपनी पिंडली से हड्डी का चाकू निकाला। उसे ऊपर उठाकर वह झोंपड़ी से बाहर चला गया। ठीक इसी समय रेन शियासु के मन महल में पीतल के टाइपराइटर की चाबियां चमड़े के चर्मपत्र पर शब्द टाइप करने लगी।
शानदार महल से एक ही समय में आवाज आई, क्वेस्ट, मदद। उसने मन ही मन व्यंग्य किया और महल से अति ध्वनि के बीच में ही रोक दिया। इस खोज के बिना भी मैं उसकी मदद करूंगा। जब रेन शियासू चाकू पकड़कर अपनी झोंपड़ी से बाहर आया तो उसे उस आदमी तक पहुंचने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। रेन शियासू ने कोई भी निर्णायक शब्द नहीं कहा, जैसे कि उसे जाने दो या हिम्मत हो तो उसे दोहराओ, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी अनावश्यक कार्य विफलता का कारण बन सकता है। उसे बस इतना करना था कि सबसे सरल समस्या को हल करने के लिए सबसे सरल उपाय का उपयोग करना था। जब रेन शियासू का दुबला पतला लेकिन मजबूत शरीर चीते की तरह भागता हुआ आया तो उस आदमी ने तुरंत अपनी कमर से चाकू निकाल लिया और रेन शियासू पर वार कर दिया। शहर में हर कोई अपने साथ आत्मरक्षा का हथियार रखता था। वह आदमी मन ही मन थका के हंसने लगा, क्योंकि वह रेन शियासू से लगभग 1 सिर लंबा था। इसके अलावा उसके हाथ में कोई हड्डी का चाकू नहीं, बल्कि एक असली धातु का हथियार था। हालांकि अगली ही पल उसकी उपहासपूर्ण हंसी बंद हो गई। यह सर्वविदित था कि धातु का हथियार हड्डी के चाकू पर भारी लगेगा, भले ही वह जंगली जानवर की कंकाल संरचना स्टील से बनी मजबूत हो गई हो। लेकिन स्टील मजबूत होने का मतलब यह नहीं था कि वह स्टील था। शहर में हाथापाई के साधनों पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन एक अच्छा धातु हथियार प्राप्त करना लगभग असंभव था। हालांकि कुछ उद्योग धीरे धीरे कैटाक्लिज्म से पहले के मानकों को पकड़ रहे थे, फिर भी वे वर्तमान में अवशेषों की कमी से सीमित थे। रेन शियासू एक झटके में उस आदमी के सामने आ गया। उसकी दौड़ की शुरुआत उसके बाएं पैर से जमीन पर टकराने से हुई थी, जबकि उसके बाएं पैर की मांसपेशियां तनाव में थीं और उसके शरीर के वजन को सहारा दे रही थीं। उसके दोनों पैर अब जमीन पर टिके हुए थे और उसने अधिकतम धक्का देने के लिए अपनी सारी शक्ति वहां केंद्रित कर दी थी। फिर बिजली के कट की तरह उसने अपनी कमर से ऊपर की ओर अपनी ताकत में ये शक्ति डाल दी। रेन शियासू ने अपने चाकू को इतने जोर से तिरछा ऊपर की ओर बढ़ाया कि वह रात के अंधेरे में एक दरार बना देता है, जिससे जमीन पर एक खाई बन जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खटखट। हड्डी का चाकू और धातु का हथियार दुर्घटनाओं में मारे गए। जो दर्शक छुपकर देख रहे थे वे तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दोनों चाकू एक ही समय में 2 हिस्सों में टूट गए। उन्हें तो बस हड्डी का चाकू मारने की ही उम्मीद थी। उसी क्षण रेन शियासू ने बिना किसी मोटिव की हड्डी के चाकू को एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि वह आदमी आश्चर्यचकित था। चाकू को स्लाइस की यह क्रिया झटके के बाद तेज गति से की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेन शियासू को उम्मीद थी कि यह टूट जाएगा। यह स्पष्ट था कि उसके पास शुरू से ही कुछ और योजनाएं थीं। उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसकी कंठ की नस पर जोरदार मुक्का मारा। आदमी ने उसे पकड़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके प्रतिद्वंद्वी युवक क्यों नहीं थे? ये युवक संभवतः उसकी गर्दन जितनी ही लंबी थी। हालांकि जब उस आदमी ने रेन शियासू की गर्दन के चारों ओर की सख्त मांसपेशियों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह शुद्ध शक्ति थी। अक्षीय तंत्रिका ऊपरी भुजा और बगल के चारों ओर लगभग 3 फुट तक फैली हुई थी, लेकिन मुख को ठीक से फिट होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी आकृति को ढकने के लिए पर्याप्त था। यह क्षेत्र मानव शरीर की कमजोरियों में से एक है। जब एक सिल्वी तंत्रिका को भारी आघात एक मिलता है तो न्यूरोपैथी 2 हो सकती है। तंत्रिका को एक विद्युत केबल के रूप में देखते हुए इस तरह के आघात से एक सिल्वी तंत्रिका विद्युत केबल की अनियंत्रित रिलीज उत्पन्न कर सकती है, जो सटीक संकेत सामग्री में बाधा डाल सकती है। जब मस्तिष्क ऐसे परतों से अतिभारित हो जाता है तो ये दर्द का संकेत भेजा जाएगा। सिग्नल ओवरलोड के कारण अंगों को फ्लैट की एक जटिल भरी गलती भी होती है। फिर शरीर की प्रतिक्रिया में बड़ी मात्रा में कैल्शियम और निम्न आयनों का स्राव करना शुरू कर देता है और परिणामस्वरूप विद्युत प्रेरित पूरे शरीर को 1 सेकंड के लिए लकवाग्रस्त करने के लिए पर्याप्त होता है। वह आदमी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, उसके अंग बेकाबू होकर फड़कने लगे। जब उसे अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसके पास रेन शियासू से लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। रेन शियासू उसके पास खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था। वह आदमी थोड़ी देर तक हंसता रहा और फिर दया की भीख मांगता रहा। मैं कोई द्वेष नहीं रखूंगा, कृपया मुझे जाने दो, मैं आज की घटना को भूल जाऊंगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो उसके जीवन रेन शियाओजू के हाथों में है, इसलिए उसे आशीर्वाद और अनुचित तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि बात के लिए छोड़ देना चाहिए। रेन शियासू ने शियाओयू की ओर देखा। वह कौन है? वह कोयला खदान का फोरमैन है। वह व्यक्ति भी था जो कल रात शहर में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले समूह का नेतृत्व किया था। जब से उसने सुना कि उस आदमी को पैसे बचाने की आदत है, उसने जुआ के कर्ज के कारण कुछ विचार आने लगे। शियाओयू ने बताया कि उस आदमी ने कल रात उसे क्या बताया था जब वह घटना के बारे में शेखी बघारी थी। रेन शियासू सड़क पर चला गया और उस आदमी का धातु का हथियार उठा लिया। फिर वह उस आदमी के पास वापस चला गया। जब वह उसे घृणा से घूर रहा था तो उसने अनुमान लगाया कि आदमी को अपनी प्रेरणा वापस पाने में से 4 से 5 सेकंड लगेंगे। अचानक महल से आवाज, जो कुछ देर से शांत थी, फिर से गूंज उठी। लक्ष्य, अपने शत्रु को स्वतंत्र करो। लेकिन जैसे ही महल से धीमी आवाज लगी, रेन शियासू ने उस आदमी के पेट में धातु का हथियार घुसा दिया। चमड़े और त्वचा को चिरते हुए धातु के हथियार की तेज आवाज से हर दर्शक या कोई भी व्यक्ति जो चुपके से सुन रहा था, उसके सिर पर झुंझुनी सी होने लगी। फिर उस आदमी से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। आपके पास लगभग 3 मिनट हैं। यदि आप समय पर शहर के क्लिनिक में पहुंचकर टैंक लगवाते हैं तो आपकी बचने की संभावना अभी भी बनी रह सकती है, रेन शियासू ने शांति से कहा। जब उस आदमी ने यह सुना तो उसे दर्द की परवाह नहीं रही। वह तुरंत उठ गई और बिना कुछ कहे क्लिनिक की ओर भागा। खोज पूरी हुई। बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल प्रदान किया गया। खोज पूरी हुई। बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल प्रदान किया गया। आपके हथियार के खो जाने के कारण एक विशेष साइड क्वेस्ट सक्रिय हो गया है। रेन शियासू सुनने से पहले ही दंग रह गया। पहला सवाल यह है कि शियाओयू को जीवित से संबंधित होना चाहिए ताकि वह समझ सके कि यह अंत क्यों पूरा हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा क्वेस्ट भी पूरा माना जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिर यह महल कैसे तय होता है? यान लियुवान ने उसके पास से पूछा। भाई, तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? क्या होगा अगर वह क्लिनिक में टैंक लगवाने के बाद ठीक हो जाए और बदला लेने के लिए वापस आ जाए?
वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। रेन शियासू ने रात को घूरते हुए कहा, जैसे कि शहर का वह घटिया क्लिनिक पता हो कि किसी को कैसे सिलना है। भाई, ये देखकर कि तुम अभी भी इतनी निर्दयी हो, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। इस कारण से रेन शियासू को राहत मिली कि खोज पूरी हो गई थी, भले ही वह आदमी निश्चित रूप से मरने वाला था। इसके अलावा भले ही वह मर न जाए, वह जंग लगा हुआ धातु का चाकू अभी भी टेटनस पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार था। भले ही वह चोट से बच जाए, लेकिन वह मर सकती है। हालांकि वह आदमी के पास धातु का हथियार था, लेकिन वह केवल सबसे सस्ता हथियार ही खरीद सकता था। अन्यथा रेन शियासू शायद चाकू नहीं तोड़ पाता। रेन शियासू जैसे व्यक्ति के पास अपने निजी सिद्धांत होते हैं, इसलिए वह कभी भी निश्चित नहीं होता। भले ही अब उसके पास महाशक्ति हो, लेकिन इससे उसके काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। यदि वह मनोवृत्ति ही थी तो यह उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण था। कोई और ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। इसलिए ऐसा लगता था कि किसी खोज के पूरा होने के मानदंड उतने सख्त नहीं थे। महल को वास्तव में जिस बात का ख्याल था वह थी रेन शियासू का रुख। इस समय सड़क के किनारे की झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। उत्साहित, पिछले कुछ सालों में उन्हें पता चल गया था कि रेन शियाओजू कितना निर्दयी था। फिर भी आज की घटना से वे स्तब्ध थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज दोनों लड़ाकों की शारीरिक बनावट बहुत अलग थी। इसके अलावा रेन शियासू द्वारा चित्रित शक्ति किसी भी तरह से फोरमैन से कम नहीं थी। वास्तव में वह संभवतः दूसरे आदमी से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह अप्रत्याशित था। किसी ने छोटी सी बात में से धीरे से कहा, देखो, मैंने कहा था कि उसे मत भड़काओ। रेन शियासू उस हड्डी के चाकू को लेने गया जो 1 साल से भी ज्यादा समय से उसके साथ था। अंततः उसकी उम्र पूरी हो गई थी। उसने पलटकर शियाओयू को देखा। रात में शियाओयू थोड़ी ठीक लग रही थी। शियाओयू उत्साहित रेन शियासू से 8 साल बड़ी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि वह रेन शियासू से 8 साल छोटी है। रेन शियासू ने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या आप धूम्रपान छोड़ सकते हैं? जियाओयू ने जोर से सिर हिलाया। ये चीजें इतनी लत लगने वाली नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ मात्र थोड़ी सी खसखस की फली डाली गई है। गर्भवती वांग ने बताया है कि इसमें मिली हुई चीजों का अनुपात बहुत कम है, इसलिए अगर आप इतनी लत लग गई तो इसे छोड़ सकते हैं। रेन शियासू ने शियाओयू की झोंपड़ी के दरवाजे पर जाते हुए और नीचे झुकते हुए कहा। उसने अपनी सफेद हड्डी के चाकू का आधा हिस्सा बेरहमी से मिट्टी में घुसा दिया, जिससे उसका शेष एक छोटा हिस्सा ही जमीन से ऊपर रह गया। NOVALBAN.com पर नया अपडेट देखें। जिन दर्शकों के मन में शियाओयू के लिए कुछ गलत विचार थे, उन्होंने तुरंत ही इस विचार को त्याग दिया। शहर में हड्डी के चाकू का यह आधा हिस्सा अब किसी खास व्यक्ति की इच्छा का प्रतीक था। किसी भी मन में कोई निर्णय लेने और निर्दयी रेन शियासू को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था। रेन शियासू ने पलटकर शियाओयू से कहा, लेकिन एक बात है जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बहुत सुंदर हूँ, हालांकि मैं, हमारे बीच यह असंभव है। शियाओ अचंभित रह गया। मैंने तो बस एक छोटे भाई के रूप में देखा है। अब चौंकने की बारी रेन शियासू की थी। हा, ये बहुत अजीब है। रेन शियासू ने तुरंत यान लियुवान को वापस अपनी चूलिया में ले लिया। जब वे वापस जा रहे थे तो उसने यान लियुवान को घूर कर देखा। ये सब तुम्हारा दोष है कि तुम हमेशा मुझसे इस बारे में बकवास करते रहते हो। यान लियुवान चुपके से पलटी और शियाओयू को आंख मारी। जब शियाओयू ने यान लियुवान का चेहरा देखा तो वह हंसने लगी। उसकी सारी दुखी भावनाएं हवा में गायब हो गईं। वह जमीन पर बैठ गई और उस हड्डी के चाकू के आधे हिस्से को काफी देर तक देखती रही, फिर चेहरे पर मुस्कुराने के लिए सोना चली गई। इस बीच रेन शियासू ने अपनी खिड़की बंद कर ली और महल के अंदर का दृश्य देखा। उसने ये भी देखा कि टाइपराइटर ने चमड़े के चर्मपत्र पर क्या टाइप किया है।